हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना ये जो सेशन चालू किए, जो सीरीज री एग्जाम की है, यूपी पुलिस री एग्जाम की, तो इसकी तैयारी में हम आगे जो कदम बढ़ाए हैं वह आज का हमारा 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। किस नंबर का दोस्तों? तो 16 नंबर का है। इसके पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। कितना? 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से देखे होंगे और डेली देखते होंगे, और जो भी टॉपिक आपको समझ में वहां पे आता है, अगर पूरी तरह से आ रहा है तो उसको नोट डाउन मत करिए, जो चीजें आपको नहीं आ रही उसको नोट डाउन करिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मैं हमेशा बताता हूं कि जीके और जीएस में आपका 38 नंबर का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस 38 नंबर में क्या क्या सेगमेंट से आपके सवाल आते हैं मैं बताता जाता हूं, ठीक है। तो उसमें से स्टैटिक जीके से आपका पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आएगा, पॉलिटी से आपके एग्जाम में सवाल पूछने की पूरी संभावना रहती है और आता भी एग्जाम में है। इसके बाद आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जियोग्राफी यानी भूगोल से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक। और यूपी स्पेशल से, कहां से? यूपी स्पेशल, जैसे यूपी की जो है राजकीय चिन्ह क्या है, यूपी का राजकीय फल क्या है, तमाम चीजें, यूपी में कितने लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, कितना जिला है, तमाम चीजें जो है आपकी यूपी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोगों का ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताइए। कह रहा है किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका? हिंदुत्व का स्वर्ण युग, ठीक है। तो क्या मौर्य काल को कहा जाता है, या फिर मुगल को, गुप्त वंश को, या फिर चोल वंश को, या चोला वंश को? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? देखिए, जो मौर्य वंश था इसको नहीं कहा जाता है, क्या? स्वर्ण युग, ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? ये सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा। मुगल वंश की बात अगर किया जाए दोस्तों, किसकी? मुगल वंश की। तो मुगल वंश की स्थापना किया था आपका बाबर ने किया था। किसको हरा करके? तो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उन्हें हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इसे भी स्वर्ण युग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आपका चोल वंश है, इसको भी नहीं रखा जाता है। इस तरह से आपको ऑप्शन पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो गुप्त वंश है इसको भारत में, यानी साम्राज्य, जो भारतीय साम्राज्य था उस वक्त, हिंदुत्व का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गुप्त वंश को जाना जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। किसने किया था दोस्तों? श्री गुप्त ने। और कब किया था? 240 से 280 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 240 से 280 के बीच में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्री गुप्त ने किया था गुप्त वंश की स्थापना, ठीक है। और देखते हैं, जो गुप्त वंश है इसके शासकों में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है पहले नंबर पे, फिर समुद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमार गुप्त आते हैं, यानी आदि जो है प्रमुख शासक रहे यहाँ पे। और सांस्कृतिक उपलब्धि की वजह से, किसकी? सांस्कृतिक उपलब्धि की वजह से जो है गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य का, यानी भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है कि उस समय जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी उसकी वजह से, ठीक है। और चीजें देखिएगा कि जो समुद्रगुप्त था, कौन? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि उस समय कौन था? हरिसेन था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश में जो आपके समुद्रगुप्त हुए थे उनके दरबार में कवि कौन था? तो आप बताने का काम करिएगा कि जो हरिसेन थे वह वहां पे उस समय क्या हुआ करते थे? कवि होते थे, ठीक है। और इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति की लेख की रचना की। तथा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बौद्ध यात्री, कौन? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। इससे सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। किसको लेकर के? फाहियान को। कि ये पूछा जाता है कि जो फाहियान चीन से आया था, कहां से? चीन से। तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये चीज आप लोग बताने का काम करिएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था, उसके शासन में फाहियान आया था चीन से, कहा? भारत। तो ये क्या था? एक यात्री था। क्या था दोस्तों? यात्री था, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के दरबार में संस्कृत भाषा का जो प्रसिद्ध कवि थे
वह कालिदास थे। कौन? कालिदास। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जो है ये दोनों लोग, और आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट के अतिरिक्त वाराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि जो है प्रमुख विद्वान यहीं रहते थे। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि गुप्त वंश कितना इंपॉर्टेंट है। और गुप्त वंश का जो पीरियड काल रहा है वो 240 से लेकर के 280 ईस्वी के बीच में था। ठीक है। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त, यानी इनको कुमार गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको? श्रीगुप्त को कुमार गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? कुमार गुप्त। ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश। ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत प्यारा सवाल है, प्रसिद्ध हवा महल एक है। क्या है? हवा महल। ये इस प्रकार से हवा महल ऐसा बना है कि इसमें कई ऐसे ऐसे खिड़कियां लगी हुई हैं, छोटा छोटा, और इसमें जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि हवा किधर से आ रही है। न चलते हुए हवा भी इस हवा महल में आपको दिखती है। और ये जो हवा महल है ये आपके राजस्थान राज्य में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राज्य में। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि राजस्थान के बारे में बता ही रहा है कि राजस्थान के किस शहर में है क्या आपका हवा महल देखने के लिए मिलता है। क्या अजमेर में, या फिर जोधपुर में, कोटा, या फिर जयपुर में देखने के लिए मिलता है क्या हवा महल? तो हवा महल जो है आपका राजस्थान का एक, मतलब राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। इसी जयपुर में आपको देखने के लिए मिलता है हवा महल। ठीक है। जयपुर, जयपुर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। और जो प्रसिद्ध हवा महल है ये आपको देखने के लिए कहां मिलेगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ठीक है। आइए देखिए, ये चूना और लाल पत्थर से बना हुआ था। किससे? चूना, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। ठीक है। चूना जो था, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ था हवा महल। ठीक है। और ये जो है 1798 ईस्वी में महाराजा, किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह। याद रखिएगा। देखिए, हवा महल किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कब बनवाया था? तो 1798 ईस्वी में बनवाया था। और ये जो बना है क्या हवा महल, यह चूना और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से मिलकर के बनाया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। छत्रपति शिवाजी या संभाजी, संभाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में पूछा है कि जो छत्रपति संभाजी हैं यह 1680 से 1688 ईस्वी तक किस वंश का शासक थे, या फिर किस वंश पर राज्य किए? क्या मराठा पर किए, नंदा पर किए, या मौर्य पर किए, या फिर हर्यक पर किए? आप लोग जानते हैं कि हर्यक वंश में ये इस नाम का, यानी छत्रपति संभाजी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई शासक नहीं था। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और जो मौर्य वंश है इसमें भी नहीं थे। नंदा वंश था, इसमें भी नहीं था। तो आप लोगों को ऑप्शन पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा कि जो मराठा साम्राज्य थे इसी में 1680 से 1688 के बीच में शासन कौन किया था? तो छत्रपति संभाजी ने किए थे। कौन? छत्रपति संभाजी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जो छत्रपति संभाजी थे इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताया जाए, डिटेल्स में देखा जाए, तो ये 1680 से 1688 के बीच में शासन किए। ठीक है। और जो संभाजी थे वह मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। किसके? छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी छत्रपति शिवाजी जो महान शासक हुए किसके? मराठा युग के, यानी मराठा वंश के, उसमें उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो छत्रपति संभाजी थे। ठीक है। और एक चीज देखिएगा कि जो मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति यही थे। कौन? छत्रपति संभाजी। और मराठाओं के प्रबल शत्रु मुगल शासक औरंगजेब उस समय हुआ करता था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के समय जो है छत्रपति संभाजी थे। ठीक। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो उनका शत्रु मुगल शासक औरंगजेब था, उनके बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। कहां कहां का? तो हिंदुस्तान से समाप्त करने के लिए गोलकुंडा और एक जो बीजापुर, इसके शासन को समाप्त करने की प्रथम भूमिका थी। ठीक है, प्रमुख भूमिका। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। नारा से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक नारा जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा पहले नंबर पर। ऐसे ही पूछा जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार से जो नारा है वह पूछा जाता है। जैसे एक और आपको देखने के लिए मिलता है कि जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान। क्या है दोस्तों, जय जवान और जय किसान का नारा, जवान जय किसान। तो ये सब नारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नारा है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था, या सुखदेव ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइएगा। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका नारा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी साहब का था, किसका, महात्मा गांधी का। ठीक। जय जवान जय किसान किसका था, ये सबको पता है, किसका, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। अब जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वह किसने दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह हमारे शहीद भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने। 31 मार्च को फांसी किसको किसको दी गई थी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द 4 का सही हो जाएगा। ठीक है। आइए कुछ नारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जो भगत सिंह का नारा था वो क्या था, वो आप लोगों को पता ही है। भगत सिंह का नारा जो है वह आपको देखने के लिए मिलता है क्या, इंकलाब जिंदाबाद। तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह किसने दिया था, तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। और देखिए, लोकमान्य तिलक की बात अगर की जाए, कौन, लोकमान्य तिलक, इन्होंने कौन सा नारा दिया, तो ये चीज याद रखिएगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या दोस्तों, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा, तो लोकमान्य तिलक। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि भी दी जाती है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देखिए, मैं इसको पहले ही बता चुका हूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। और देखिए, महात्मा गांधी का नारा क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, किसका, वेदों की ओर लौटो, वो किसने दिया, तो आपके दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और यही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इतने, इस क्वेश्चन से इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला सवाल क्या है, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए कि जो शांति निकेतन है, क्या दोस्तों, शांति निकेतन, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, बताइए। क्या गुरु रामदास ने किया था, या महाराजा प्रताप सिंह ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं कौन, ये ब्रिटिश सरकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि जो शांति निकेतन है इसका निर्माण किसने किया था, गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ब्रिटिश सरकार। तो देखिए, जो शांति निकेतन है इसका निर्माण करवाने का काम किया था इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, गीतांजलि मतलब जो साहित्य था, लिखित रचना किए थे, उसके लिए इनको 1931 के आसपास जो है क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने
भारत भारत एंड बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्लादेश, दोनों देश का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम लिखा, राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। अच्छा, राष्ट्रगीत जो भारत की है वंदे मातरम, उसको किसने लिखा है? ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक मैं बता देता हूं कि उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और किससे लिया गया था ये? तो आनंद मठ से। ठीक दोस्तों, तो इतना चीज आप लोग इस क्वेश्चन से, जितने भी फैक्ट्स हैं आप लोग देख लीजिए। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि शांति निकेतन जो है वह पश्चिम बंगाल, क्या? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल यानी भारत के बीरभूम, क्या दोस्तों? बीरभूम जिले में स्थित है। कहां पे? बीरभूम जिले में स्थित है। और यहां नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ने शांति निकेतन नाम से एक आश्रम बसाया था। क्या आश्रम बनाया था? इसीलिए देखा जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको शांति का पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल का पुरस्कार। और देखिए, बसाया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो टैगोर ने यहाँ विश्व भारती, क्या दोस्तों? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आप बताने का काम करिए कि रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए, यह शहर जो है हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किसकी वजह से? तो शांति निकेतन की वजह से। और आपका जो ये विश्वविद्यालय देखने के लिए मिलता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी वजह से हजारों पर्यटक जो स्थल है, जो टूरिस्ट होते हैं, वह यहाँ पर आने का काम करते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतनी चीजों आप लोग याद रखिएगा। ये दो देश का राष्ट्रगान लिखे थे दोस्तों। राष्ट्रगान जो है दो देश का, कौन कौन सा देश है? एक आपका इंडिया देखने के लिए मिलता है, एक आपका बांग्लादेश देखने के लिए मिलता है, बांग्लादेश। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए दिया गया था? तो इनकी एक रचना थी यानी किताब थी गीतांजलि, इसके लिए इनको 1931 के आसपास जो है दिया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, जो कि संविधान से संबंधित लग रहा है। निम्नलिखित में से डॉट 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 किसको छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं? बताइए। क्या भूमि को छोड़कर, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या वायु सेवा को छोड़ के, या फिर शराब को छोड़ करके, या फिर पुलिस बल को छोड़ करके? बताइए। देखिए, राज्य सूची 3 सूचियां होती हैं। एक होती है आपकी संघ सूची, संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, ये जो सूची है ये आपके जो आपका अनुसूची है, अनुसूची शेड्यूल जो है, अनुसूची 7 में बताया गया है। किसमें दोस्तों? अनुसूची 7 में। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो संघ सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र का होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य सूची है इस पे राज्य यानी प्रांत बनाने का काम करता है। और ये जो समवर्ती सूची है इस पे दोनों लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? कानून या लॉ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें से यही पूछ रहा है कि किन अन्य को छोड़ करके जो राज्य सूची का भाग है। तो देखिए, जो वायुसेना है, क्या वायुसेना है, यह संघ सूची का भाग है। बाकी जो भूमि का विवाद हुआ, या फिर शराब के बारे में बात हुई, या फिर राज्य की पुलिस की बात हुई, यह सब आपको राज्य सूची के विषय में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो वायुसेना है वह राज्य सूची नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है दोस्तों, कौन सी अनुसूची? आप लोग देखने का प्रयास करिएगा कि जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी 7वीं अनुसूची है, वह क्या कह रही है? 7वीं अनुसूची, हाँ ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची को देखिए संघ सूची भी कहा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो संघ सूची है, क्या दोस्तों? संघ सूची, उसके बारे में बता रहा है कि जो वर्तमान में संघ सूची है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 100 विषय, यानी कि 100 ऐसे कानून है, इस पर कानून बनाया जा सकता है 100 विषय पर। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिएगा कि संघ सूची में आपको 100 विषय पर कानून बनाने के लिए देखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें से जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मूलतः जो है 97 वहां पे मिलता है, बाकी राज्य सूची में 61 विषय, कितना राज्य सूची में 61, राज्य सूची में 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है। देखिए जैसे बात हुई रेल, वायुमार्ग, वायुयान, रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन, ये सब चीजें जो है वह संघ सूची का विषय है। जबकि आपको देखने के लिए मिलता है उसमें बता दिया गया कि जो भूमि है, शराब है और पुलिस है, यह सब व्यवस्था जो है आपकी राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। ठीक है, तो इतना चीज आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कि जो देखिए आपके एग्जाम में सवाल इस तरह से केवल बनता है सिंपल वे में कि जो समवर्ती सूची है, यानी समवर्ती सूची के कितने प्रकार होते हैं और जो समवर्ती सूची है वह आपके अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है। और आपको बता दें कि आपके संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। कितनी? 12। अच्छा, भारत में कितनी भाषा है? तो टोटल जो मान्यता प्राप्त है संविधान में वो 22 भाषाएं हैं और इसके लिए आपके अनुसूची नंबर 8 को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट 7वें नंबर पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो भारत है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? क्या समता का अधिकार दे करके, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे करके, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? किसके माध्यम से जो है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगी थी? देखिए बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे 14 वर्ष से कम, ऐसा कानून बनाया गया, उनको भी जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो इस पर जो है लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, संशोधन हुआ संविधान का। तो उसमें देखने के लिए आपको मिला कि जो बंधुआ मजदूरी है इस पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत का भविष्य जो है वह खतरे में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं मिल पा रही है छोटे बच्चों को, खास करके जो गरीब तबके वर्ग से आते हैं। अब जैसे वो 14 वर्ष के हुए या उससे कम ही वर्ष है, लगभग आपको 10 वर्ष 8 वर्ष देखने के लिए मिलता है, ये बच्चे आपको कहीं ना कहीं काम करते हुए मिलते हैं। तो यह भारत में गैर कानूनी है कि आप किसी भी व्यक्ति को, या फिर कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर वो 14 वर्ष से कम है तो आप अगर काम करवा रहे हैं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसी में बताया जा रहा है कि जो बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक किसकी वजह से लगी? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका उसकी वजह से लगाया गया। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया, और हमारे संविधान में भाग अगर देखा जाए भारत के संविधान में तो भाग नंबर क्या? भाग नंबर 3 में है। और अगर अनुच्छेद देखा जाए तो 12 से 35 के अंदर ये बातें कही गई हैं। किस चीज की? कि भारत का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में होगा। और एक चीज देख लीजिएगा, आपको बता दें कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकार कितना हुआ करते थे? तो 7 मौलिक अधिकार होते थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन आपका हुआ 44वें नंबर का संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? संविधान संशोधन 1978। इसके बाद जो है आपका 7वें नंबर का जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया 300 आर्टिकल नंबर ए में, 300 के ए में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना चीज याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसके थोड़े से एनालिसिस को। जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया क्या मौलिक अधिकार है? क्या दोस्तों? जो मौलिक अधिकार है, पहली चीज तो ये आपको बता दिया गया है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ठीक, मौलिक अधिकार, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है। किसके? शोषण के विरुद्ध। इसमें देखा जाए तो मानव दुर्व्यवहार, यानी मानव के साथ जो दुर्व्यवहार है वह नहीं होना चाहिए, और जो बलात्कार श्रम है इसका निषेध किया गया, यानी इस पर रोक लगाने का कार्य किया गया, और कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया। यानी अनुच्छेद 23 जो है, क्या अनुच्छेद 23 है, बेगार के अलावा यानी बलात्श्रम के अन्य प्रकार यथा जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। और जो बलात्श्रम है, क्या बलात्श्रम में
केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् शामिल है। क्या चीज? कानूनी बलात्, यानी कि किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो बलात् श्रम है, यानी शारीरिक यानी कानूनी जो है वह कानून के दायरे में आता है चीजें, ठीक है। और आपको देखने के लिए मिलता है जो इसमें आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न जो बाध्यता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना आदि भी शामिल है। यानी कम से कम रुपए में आपको जो काम करवाना का पहले हुआ करता था, कि अब एक सिस्टम सेट किया गया है कि इनके लिए इतना जो प्राइस है यानी इतना रुपया सेट है, इसके नीचे भी अगर कोई मजदूरी करवा रहा है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो ये मौलिक अधिकार है, इसमें ये चीज बताया गया अनुच्छेद 23 के माध्यम से कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है किस आप मजदूरी में नहीं लगा सकते, और मानव दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते। ये सब चीजें जो है आपके मौलिक अधिकार यानी 12 से 35 के बीच में बताया गया। किसमें दोस्तों? मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी चीज याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? देखिए, भारतीय भाषा का मतलब ये चीज हुआ दोस्तों कि हमारा जो संविधान है, क्या हमारा जो संविधान है, इसका जो आर्टिकल शेड्यूल नंबर क्या है दोस्तों? शेड्यूल यानी अनुसूची जो है, अनुसूची की जो बात की जाए, इसमें जो है आपका भाषा के लिए अगर देखा जाए तो अनुसूची 8 के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 8 में कुल मिलाकर के इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से संविधान में या किसमें सिंधी होगी शामिल या नहीं है, या फिर सिख है, कन्नड़ है, या फिर कोंकणी है, जो भारतीय भाषा नहीं है। ये चीज आपको पकड़ना है कि भारतीय भाषा नहीं है। अगर पूछ दे कि भारतीय भाषा है, तो इसमें आप देख लेंगे कई ठो है, कन्नड़ है, कोंकणी है, सिंधी, ये सब तो भारतीय भाषाएं हैं। लेकिन कौन सी नहीं है? तो आपको देखने के लिए मिलता है आपकी भारतीय भाषा जो एक है सिख, यह जो है आपकी भारतीय भाषा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में कि क्या कह रहा है भारतीय भाषा के बारे में। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसी में बताया गया क्या कि दिया गया आपको भारतीय भाषाओं के बारे में। कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी? 22 भाषाएं भाषाओं का राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है कि देखिए, पहली समिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, फिर कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, और इसके बाद आपको देखने के लिए मिलती है सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कोंकणी है, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, और जो संथाली है, डोगरी और बोडो, ठीक है। कितनी भाषाएं, यानी 22 भाषाएं भारतीय संविधान में दी गई हैं। और देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि 1967 में संविधान का 21वें नंबर का क्या हुआ? संशोधन हुआ। इसके द्वारा जो है सिंधी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। उस समय कौन सा संविधान हुआ था? 21वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से आपका 1967 में हुआ था 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया किसको? सिंधी को। और देखिएगा 1952 के संविधान के 71वें संशोधन में, यानी 1992 में, कब दोस्तों? 1992 में संविधान का 71 नंबर का संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से आपको मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जो है जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 8वीं सूची में। फिर उसके बाद 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। 92 नंबर के संशोधन के बाद जो है अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में आपका मैथिली जोड़ा गया, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। इस प्रकार मिला करके आपकी भाषाएं जो इस समय देखने के लिए मिलती है 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भाषा से संबंधित इतने फैक्ट्स को आप लोग देख लिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो आपके भूगोल से संबंधित सवाल है। किससे? भूगोल यानी सौर मंडल से संबंधित सवाल है। इसको देखने का प्रयास करिए, आप लोग पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? क्या पूछ रहा है? उपग्रह यानी सैटेलाइट। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ग्रह है, इस ग्रह के पास में करीब में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? क्या बृहस्पति के पास है, पृथ्वी ग्रह के पास है, वरुण के पास है, या फिर शनि के पास है? तो देखिए,
इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो शनि ग्रह है, कौन सा, शनि, इसके आसपास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। किस ग्रह के पास, शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कि जो हाल ही में जो शनि ग्रह है इसके पास कितने, तो याद रखिएगा 20, कितने दोस्तों, 20 नए उपग्रह की खोज की गई है, जिसके बाद जो है शनि को बृहस्पति के 79 उपग्रहों की तुलना में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, इसके पहले अगर आपको पूछा जाए, ये जो है आपका, इसके पहले सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह पर हुआ करता था, तो आप बताने का काम करते थे उस समय बृहस्पति। ठीक है, अब जो है अगर पूछे कि वर्तमान समय में, आप उत्तर देंगे शनि ग्रह ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा उपग्रह देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो शनि ग्रह है इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या सही होगा कि जो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है लैंड ऑफ द राइजिंग, इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है, किस लिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर क्योंकि जापान जो है विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्या यह कारण है। या फिर सूर्य की किरणें समुद्र के जल से अपवर्तित होकर जापान में सूर्योदय को अत्यधिक सुंदर बना देती है, क्या ये चीजें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तब देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी। जानते हैं जापान जो है विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में, एकदम सबसे पूर्व में स्थित है, अंतिम छोर पर है, और वहां पर सूर्य जो है, सूर्योदय है, सबसे पहले उगता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब सूर्य के उगने की जमीन, सूर्य के उगने का जगह। तो सूर्य के उगने का जो जगह है सबसे पहले वो आपा का, जापान का देखा जाता है, किसका, जापान का। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतना ही था कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन एशिया महाद्वीप में स्थित है देश। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। जापान के बारे में बता रहा है कि 4 बड़े द्वीप मिलकर के एक एक छोटा द्वीप है, और 4 बड़े द्वीप मिलकर के क्या बनाते हैं, तो आपका जापान बनाने का काम करते हैं। और ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसके निकटतम पड़ोसी चीन है, कोरिया है तथा रूस है। और जापान में वहां के मूल निवासियों की जनसंख्या लगभग 18.5% है, और जापानी अपने देश की जो है को क्या कहते हैं, निप्पनी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि जापान जो अपने देश के लोगों के लिए, देश के लिए निप्पनी कहते हैं, जिसका मतलब सूर्य निकास है, यानी सूर्य जो है सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो आपको देखने के लिए मिलता है जापान में ही। और जापान की जो राजधानी है वो कहां पर है, टोक्यो। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो जापान है, क्या दोस्तों, जापान है, इसकी राजधानी आपको टोक्यो देखने के लिए मिलती है, कहां पे, टोक्यो। ठीक है, और इसका कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लीजिए। जापान जो है पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्य जो है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। और पूर्व में जब इसका नामकरण हुआ था, तब जापान ही पूर्व में स्थित मानवयुक्त भूमि था, ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। यानी जापान के बारे में 2 से 3 चीज आप लोग देख लेंगे सिंपल वे में, कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन एशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहां पर होता है, तो आपके जापान देश में देखने के लिए मिलता है, कहां पे, जापान में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्य जो है यहीं पर राइज करता है, यानी यहीं पर उगता है, कहां पर, जापान में। ठीक है, तो इसलिए लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है कौन सा देश, तो आपको देखने के लिए मिलता है जापान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए
चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि बहुत प्यारा सवाल है। पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। देखिए, सर्वाधिक अगर कभी भी इस तरह से बात चीजें आपके सामने आती है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत के बारे में पूछा जाता है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट होता है, यानी देखिए सिंपल वे में एक समुद्र तल होता है, समुद्र तल से अक्सर हाइट मापी जाती है, यानी सबसे हाइट पे यहाँ पर हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। वही पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर हवाई अड्डा कौन सा है। तो क्या धर्मशाला हवाई अड्डा है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है क्या पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, या फिर लेह हवाई अड्डा, या फिर देहरादून का हवाई अड्डा। देखिए, आप लोगों को देखना चाहिए, अगर इस ऑप्शन के माध्यम से जाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो धर्मशाला हवाई अड्डा है ये तो आपको बहुत ही है, तो खैर पहाड़ों के बीच में ही है, लेकिन जो धर्मशाला हवाई अड्डा है वह एक समतल मैदान के ऊपर है। पिथौरागढ़ की वही हाल है, तो ये होगा नहीं। लेह का जो हवाई अड्डा है यह आपका हाइट में यानी ऊंचाई पर सबसे ऊपर है भारत में। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत में जो हवाई अड्डा है वो आपको देखने के लिए मिलता है लेह का हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है वह लेह हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक अड्डा अगर पूछा जाए आपको, तो आप बताने का काम करिए कि वो कौन है। लेह का हवाई अड्डा है। यह समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों, लगभग 3256 मीटर ऊंचा है। कितना, 3256 मीटर। ये चीज याद रखिएगा। और इसे कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी इसको जाना जाता है। जो लेह का हवाई अड्डा है यह पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक से के सेक्टर से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र, देखिए एक प्राथमिक होता है क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, एक तृतीयक क्षेत्र होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो तृतीयक क्षेत्र है, क्या दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है। क्या बैंकिंग शामिल है, विनिर्माण शामिल है, या फिर वानिकी शामिल है, या फिर खनन शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूं। बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या सही होगा कि तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। तो देखिए, जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें आपको बैंकिंग देखने के लिए मिलता है। क्या, बैंकिंग क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। ठीक, जिसको टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें बैंकिंग भी आता है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 मूल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किसमें दोस्तों, 3 मूल क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिएगा, कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, 3 क्षेत्रों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें मूल रूप से कृषि एवं वानिकी, क्या दोस्तों, कृषि एवं वानिकी एवं अगर इससे देखा जाए तो इससे संबंध गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और एक चीज देखिएगा, जबकि जो द्वितीय क्षेत्र है आपका, द्वितीय क्षेत्र है, इसमें खनन निर्माण एवं अन्य गतिविधियां आती है। कौन कौन सी, खनन निर्माण, ये किस किस क्षेत्र में आता है, तो दूसरे क्षेत्र में आता है। और जो पहला क्षेत्र है वह कृषि से संबंधित होता है। और अगर इसमें देखा जाए जो तृतीय क्षेत्र होता है उसके बारे में बताया गया है कि वह विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिनमें बैंकिंग सेवा, व्यापार, पर्यटन एवं अन्य प्रकार की सेवाएं इसमें संबंधित है। देखिए, कृषि से इसको संबंधित अगर जो कौन सा क्षेत्र है तो प्राथमिक क्षेत्र है। और आपको अगर देखने के लिए मिलता है खनन निर्माण यानी विनिर्माण किसमें होता है, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे बैंकिंग सेवा हुई, पर्यटन सेवा हुई, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वह बैंकिंग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग, जो कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। देखिए बीमा बीमा को कौन नियंत्रित करता है, ये चीज पूछना है कि क्या आरबीआई, आईडीबीआई या सेबी या फिर आईआरडीए। बताइए। जो बीमा आप लोग देखते हैं एलआईसी करवाया जाता है, सहारा का बीमा होता है, तमाम बीमा करवाया जाता है, तो ये सब जो है कौन देखरेख करता है, किसके कंट्रोल में आता है। तो देखिए जो आईआरडीआई है यही आपका बीमा का संचालन करती है, बीमा की देखरेख करती है। और इसमें एक ऑप्शन आया आपका आरबीआई। आपको पता ही है आरबीआई के बारे में बार बार बताया जाता है कि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी सन 1949 में देखने के लिए मिलता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। कौन? शक्तिकांत दास। तो ये चीज आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए है, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय जो आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। इसकी स्थापना संसद के आईआरडीए अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। और आईआरडीए की जो है संरचना मुख्यतः 10 लोगों के हाथों में होती है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालीन सदस्य एवं 4 जो होते हैं वह अल्पकालीन सदस्य होते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत प्यारा सवाल है, कि फिजिक्स से संबंधित सवाल है। क्या कह रहा है? किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यह तैर रही है, पानी में क्या कर रही है? तैर रही है। इस पर एक ऊर्ध्व बल लगेगा। ऊर्ध्व बल मतलब ऐसे लगता है, ऊर्ध्व बल। तो जब ये ऊर्ध्व बल लगेगा, वही पूछ रहा है क्या वह ऊर्ध्व बल झटका के नाम से जाना जाएगा, उछाल के नाम से, या फिर आर्कमिडल बल के नाम से, या फिर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो देखिए जब ये कोई वस्तु तैर रही है, क्या तैर रही है, तब इस पर जो ये ऊर्ध्व बल लग रहा है, कौन सा बल? ऊर्ध्व बल लग रहा है, यह उछाल उत्पन्न करेगा। क्या? उछाल उत्पन्न करेगा। इसलिए हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए, द्रव का वह गुण आपको बता रहा है कि जो द्रव है उसका वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ठीक है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। जैसे ये कोई वस्तु है, तैर रही है या पानी है, ऊर्ध्व बल एक ऐसे ही लगेगा, द्रव लगाएगा। ठीक है। यह ऊर्ध्व बल है। क्या दोस्तों? ऊर्ध्व बल है। उसे उत्क्षेप का उत्प्लावक बल बोलते हैं। क्या? उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इतना डिटेल्स है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? यानी एनीमोमीटर किसका माप करता है? देखिए जो एनीमोमीटर है ये किस चीज की माप करता है? क्या प्रकाश की गति को मापता है, वायु की गति को मापता है, जलधारा की गति को मापता है, या फिर उपग्रह की गति को मापता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए जो एनीमोमीटर है, क्या दोस्तों? एनीमोमीटर है वह आपका, जैसे ये आपका एयर है, क्या है? एयर। कहां पर? आपके वायुमंडल में। तो ये किस स्पीड से हवा चल रही है, एयर किस स्पीड से चल रही है, इसको मापने का काम करता है एनीमोमीटर। इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 20 द करेक्ट हो जाएगा। वायु को गति को नापने का काम जो होता है वो एनीमोमीटर में होता है। देखिए इसी से संबंधित एक होता है बैरोमीटर।
बैरोमीटर भी हवा से ही संबंधित है, लेकिन बैरोमीटर क्या करता है, ये जो हवा जा रही है इसका प्रेशर कितना है, इसका दाब कितना कितना है, इसको मापने का काम, यानी वायु के दाब को मापने का काम कौन करता है, बैरोमीटर करता है। और वायु की गति जो मापने का काम एनीमोमीटर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो एनीमोमीटर है एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हवा की गति एवं दबाव का मापन किया जाता है। अन्य विकल्पों में प्रकाश की गति पारसेक में, किसमें, जो प्रकाश की गति है वह हमेशा पारसेक में मापी जाती है। किसमें दोस्तों, पारसेक में। किसकी, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, ये चीज याद रखिएगा। और जो जलधारा की गति है, किसकी, जलधारा की गति, वह हमेशा क्यूसेक में मापी जाती है। क्यूसेक में, किसकी, जलधारा की गति, जलधारा की गति किस में मापी जाती है, क्यूसेक में। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। क्या, जो एनीमोमीटर है यह इससे मापा जाता है हवा की गति क्या है, और बैरोमीटर में याद रखता है कि वायुमंडल में हवा का दाब कितना है। और एक चीज देखने के लिए मिलता है आपको कि जो प्रकाश की गति है यह किससे मापा जाता है, तो यह पारसेक से मापा जाता है। और जैसे जल की धारा, जैसे जल का बहाव कितना तेज है, इसको नापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन का, इस सेशन का। ये 16 नंबर का सवाल है जो बोल रहा है NaCO3 डॉट 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 का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी ये जो रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है, क्या बोरेक्स का है, सिरका का है, चूना का है, या फिर आपका बेकिंग सोडा का है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, ठीक है, सिरका CH3, CH3, COOH, एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, एसिटिक एसिड। तो ये चीज याद रखिएगा। सिरका को क्या नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, आइए इसके बारे में देख लीजिए। बताया जा रहा है आपको कि इसका जो अणु सूत्र होता है NaCO3 होता है। इसका IUPAC नाम जो है आपको देखने के लिए मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी ये जो सोडा है इसको हम लोग मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, जो बेकिंग सोडा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। जैसे इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का पदार्थ होता है, इंसुलिन पदार्थ होता है। तो ये किस चीज से निकलता है, क्या अग्नाशय से, गुर्दा से, या फिर गॉल ब्लेडर से, या फिर यकृत से निकलने के लिए देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइएगा। देखिए, जो इंसुलिन है वह आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके किससे निकलता है, अग्नाशय से। किससे, अग्नाशय से। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। जो मानव शरीर के इंसुलिन है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे, अग्नाशय से स्रावित होता है। देखिए, अग्नाशय के बारे में अगर देखा जाए, किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में समझा जाए, तो जो अग्नाशय है यह कशेरुकी जीवों के पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली की एक ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। यह इंसुलिन और ग्लूकागोन व सोमेटोस्टेटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली क्या है, एक प्रकार से आपके शरीर में फैक्ट्री है, बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। और साथ ही यह अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इस रस में पाचक किण्वक होते हैं। क्या होते हैं, पाचक किण्वक होते हैं, जो आपके भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इतने डिटेल्स को हम लोग देखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, जो वर्णांधता यानी वर्णअंध के रूप में जाना जाता है। वही सवाल पूछ रहा है कि जो वर्णांध है यह व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। जब उसको यह बीमारी हो जाती है वर्णांध की, किस चीज की, वर्णांध की, तो वो कौन सा कलर नहीं देख पाता है, कौन सा रंग जो है नहीं देख पाता है, बताइए। तो क्या काला पीला, लाल हरा, पीला सफेद, या फिर नीला और हरा। देखिए,
जब किसी व्यक्ति को वर्णांध का दोष पाया जाता है कि उसके अंदर वर्णांध की कमी है, मतलब रंग को पहचान नहीं पा रहा है, तो उस समय वो सबसे ज्यादा जो रंग नहीं पहचान पाता है, अगर उसमें देखा जाए तो वो काला और पीला देख लेता है, समझ जाता है, पीला और सफेद को भी देख लेगा, जान जाएगा, हरा नीला भी देख लेगा, लेकिन लाल और हरे रंग जो है, कौन से, लाल और जो हरा रंग है, इसको वो नहीं जान पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि वर्णांध में व्यक्ति लाल और हरे रंग को देख नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वर्णांधता एक प्रकार का दृष्टि दोष है। क्या? दृष्टि दोष, मतलब आंख से संबंधित, देखने से संबंधित, जो जन्मजात, आनुवंशिक या अर्जित तीनों कारणों से होता है। इसमें प्राय लाल और हरे रंग का में अंतर कर पाना कठिन हो जाता है, यानी उनको लाल रंग जो है और हरा रंग है सेम सेम दिखाई देता है, एक ही प्रकार का दिखाई देता है। और जन्मजात वर्णांध का कोई इलाज नहीं होता, यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक देखने के लिए मिलता है। क्या? महिलाओं के अकॉर्डिंग, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक देखने के लिए मिलता है, अधिक देखने के लिए मिलता है। क्या? वर्णांधता वाला रोग, वर्णांध जो रोग है वह अधिक देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस ये रहा, यानी कि वर्णांधता जो है एक दृष्टि दोष है। इसमें आपको देखने के लिए लाल और हरा रंग है, वह उन दोनों में डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है जिनको भी ये रोग से ग्रसित होते हैं। आइए, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसे आपके लिए टेलीफोन, जैसे ये सब तो खैर पूछा नहीं जाता है, कंप्यूटर हुआ, टेलीफोन हुआ, टेलीविजन हुआ, इन सब चीजों के आविष्कारक कौन है? ईमेल, जीमेल, ट्विटर, तो ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी है, आप इन सब चीजों को सर्च करके याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो लेजर है इसका आविष्कार किसने किया था? क्या विलियम फ्रिज ग्रीन ने किया था, आर्थर फ्राई ने किया था, गार्डन गोल्ड ने किया था, या फिर ऑटो वान ग्यूरिक ने किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए, जो लेजर है इसका इस्तेमाल आपके जैसे बॉडी पार्ट के इंटरनल में भी किया जाता है। ऑपरेशन के टाइम पे लेजर से ऑपरेशन किया जाता है आज के समय में, क्योंकि उससे जो है आपकी बॉडी को खतरा बहुत कम होता है, और जिस चीज का ऑपरेशन किया जाता है उसमें साफ सफाई तरीके से उस काम को समाप्त किया जाता है। इसलिए आपको बता दें कि जो लेजर है इसका आविष्कार करने के लिए आपको गॉर्डन गोल्ड को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का लेजर का आविष्कारक गॉर्डन गोल्ड को जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, क्या एंटोनी वेन लीeuwenhoek के द्वारा, बेलारूस के द्वारा, या फिर ह्यूगो दी राइस के द्वारा, या फिर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा? देखिए, जो बैक्टीरिया है सबसे पहले इसी से संबंधित पता लगा था कि बैक्टीरिया से रोग जो होते हैं वह बढ़ते हैं। रोग अक्सर जो है बैक्टीरिया से ही पैदा होते हैं। तो ये चीज के बारे में बताया गया है, लीeuwenhoek यानी हुक के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके एनालिसिस के बारे में कि जो बैक्टीरिया, इसकी खोज सबसे पहले डच का वैज्ञानिक था। एक कौन? डच का वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले बैक्टीरिया की क्या किया था? तो एंटोनी, वही है, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये कहाँ के थे? डच के थे। और ल्यूवेनहॉक ने 1676 में अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इन जीवाणुओं को देखा तथा 1683 ईस्वी में जीवाणु का चित्रण कर अपने मत को सिद्ध किया। और 1864 में लुई पास्चर ने खोजा कि जीवाणुओं से रोग भी फैलते हैं। तो ये चीजें आप लोग एनालिसिस के माध्यम से देखें। और ये रहा आपका आखिरी सवाल। 20 क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू रखे रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और सुनिए, आप लोग, अगर आपको चैनल सही लगे, अगर आपको इस पे अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो बहुत अच्छा है। अगर लग रहा है आपको तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।